ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महादंगल देख रहे हैं आप। महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ, क्या ठाकुर ब्राह्मण के बाद उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान के नाम पर घमासान होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से हजरतगंज मतलब लखनऊ की ओर ताल ठोक रहे हैं। उनके छोटे ऐलान कर रहे हैं, योगी मैं यूपी आ रहा हूं। तो अखिलेश यादव नसीमुद्दीन सिद्दीकी को साथी बनाकर आजम खान का सियासी विकल्प तलाश रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का सियासी रास्ता मुस्लिम मतदाताओं के दरवाजे से होकर जाएगा? इसीलिए हर पार्टी इस वक्त मुसलमानों का मसीहा होने का दावा कर रही है। और इस रेस को जीतने के लिए ओवैसी सबकी पसंद बन गए हैं क्या? क्योंकि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं ओवैसी उत्तर प्रदेश आएंगे तो साइकिल चढ़कर आएंगे। एआईएमआईएम खुद कई बार यह दावा कर चुकी है कि उनका मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस तो ओवैसी के यूपी आने की आहट से भी भयभीत है। दबी जबान से यह दावा कर रही है कि वो यानी ओवैसी यूपी आकर खत्म हो जाएंगे और उन्हें भी खत्म कर देंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी इस बार वोट कटवा की छवि से निकलकर किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? टीम ओवैसी का तर्क है, इसके लिए उन्होंने यूपी में किलेबंदी की तैयारी भी शुरू कर दी है। और बीजेपी के पन्ना प्रमुख की तर्ज पर एआईएमआईएम भी बूथ लेवल मैनेजमेंट करेगी। पार्टी का दावा है हर ग्राम पंचायत में ग्राम अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और 121 सदस्यीय विशेष समिति का फॉर्मूला एआईएमआईएम ने तैयार किया है, जो हर ग्राम पंचायत में सक्रिय रहेंगे। इनमें से 100 सदस्य जो है वो घर घर जाकर मिलेंगे, एआईएमआईएम की विचारधारा का प्रचार करेंगे। 21 मुख्य सदस्य होंगे जो बूथ का प्रबंधन संभालेंगे। तो क्या ओवैसी की यही तैयारी समाजवादी पार्टी को बेचैन कर रही है और अखिलेश यादव मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने का चेहरा तलाश रहे हैं? और वो विकल्प नसीमुद्दीन सिद्दीकी बन सकते हैं क्या? किसी जमाने में बसपा का स्तंभ माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। दावा किया जा रहा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में आजम खान की कमी की भरपाई कर पाएंगे। बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन की पकड़ मानी तो जाती है, इसीलिए माना यह जा रहा है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो खोया आधार है उसे वापस लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। और साथ ही बसपा के ग्राउंड कैडर में वो सेंध भी लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि ये सब तो दगे हुए कारतूस हैं, इसीलिए इनका तो भविष्य ही नहीं है। तो क्या ओवैसी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी 27 की रेस में सिर्फ फेस बन सकते हैं, जीत नहीं दिला सकते हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसीलिए महादंगल में आज ये समझना जरूरी हो गया है कि क्या 2027 में यूपी का सियासी नफा नुकसान तय करेगा मुसलमान? और इससे भी बड़ा सवाल, ओवैसी की आहट विपक्ष को क्यों है घबराहट? मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग बाजी के मेले का समर्थन करते हैं। कई यूपी के लोग बोलते रहे साहब कितने लड़ रहे यूपी में। मैं बोला आपको क्यों फिक्र, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कम से कम मैं खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं लड़ा क्यों नहीं। टाइम करा उसको आने मत दो, वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं। लेकिन आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए। मेरी पार्टी इस हैसियत में इस इलेक्शन निकल के आ रही है कि वो किंग मेकर होगी। हम जिसको चाहेंगे उसको सरकार बनाएंगे। हम चाहेंगे अखिलेश को बनाएं, चाहे उनके चच्चा को बनाएं और चाहे उनके चच्चा के बच्चा को बनाएं, हमारी ये हैसियत होगी। हमारे बड़े भाई आजम खान साहब जेल में हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। पीडीए बहुजन समाज जिसे कहते हैं वही पीडीए है। दगी कारतूस है, उससे क्या समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा? योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा बेहद मदरसा छाप है।
अनपढ़, जाहिल, गंवार जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष हिंदवी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत जरा मनीष हिंदवी जी से करती हूँ और उनसे जान लेते हैं। मनीष जी, ओवैसी से डर लग रहा है कांग्रेस को? हमें क्यों डर लगेगा? हम तो एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि इस देश में इस वक्त दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो संविधान के साथ हैं, एक वो लोग हैं जो संविधान को बदल देना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, भाजपा के नेता आए दिन मंचों से इस बात को कहते हैं। ठीक है सर, मैं अपनी बात पूरी करूं। नहीं, आप ही से कहना चाह रही हूँ कि भाजपा के नेता क्या कहते हैं। अच्छा है आप इतने गौर से सुनते हैं, लेकिन आपकी पार्टी अपनी जो कांग्रेस है उसके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो क्या कहते हैं? अगर ये भी इतनी गौर से सुन लेते तो फिर ये ना कहते आप मुझसे कि हमें क्यों डर लगेगा। अब भाई आप ही की पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और वो कह रहे हैं हमें भी खत्म कर देगा। तो कांग्रेस को तो इतना डर लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी से कि कांग्रेस को खत्म होने का डर सता रहा है उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। आप कह रहे हैं डर नहीं लग रहा है? जी नहीं, एकदम डर नहीं लग रहा है, एकदम डर नहीं लग रहा है। देखिए ऐसा है कि अभी ओवैसी जी का एक बयान आया था, ओवैसी साहब का एक बयान आया था कि उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि साहब अपने हितों को देखते हुए वोट डालिए। आप समझिए ना, ये तुष्टीकरण है। यही तो भाजपा भी कर रही है ना, वो हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है, मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो ये दोनों लोग तो एक ही साइड पर होकर बात कर रहे हैं ना, एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, वो है तुष्टीकरण, धार्मिक तुष्टीकरण। वो भाजपा हिंदुओं के लिए कर रही है, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। तो ये भारत के साथ कैसे हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। तो हम तो बात यही कर रहे हैं ना। मुस्लिम तुष्टीकरण की अगर बात करेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि सूरज आज कहां से निकला होगा, इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से बेहतर और कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि अभी तक तो प्रेम शुक्ला जी बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती थी। एक सेकंड सर, एक रिएक्शन तो बनता है सर यहाँ पर। एक सेकंड सर, एक रिएक्शन बनता है प्रेम शुक्ला जी का। लेकिन प्रेम शुक्ला जी आज कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट शो में बैठकर ये कह रहे हैं कि साहब असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम की राजनीति कर रहे हैं। ये तो गजब उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जी नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण कौन करता है और पिछले 80 वर्षों से कौन करता रहा है ये पूरा देश भली भांति जानता है। हम पुष्टिकरण की बात करते हैं, तुष्टीकरण में हम बिल्कुल उसके फेर में नहीं पड़ते। हम तो तुष्टीकरण के विरोधी हैं। हम चाहते हैं हर समाज पुष्ट हो, तुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। तुष्टीकरण में जो है आप किसी समाज के मुंह पर जो है उसको जो है मुंह पर पानी फेरने का काम करते हैं, उसको जो है उसकी प्यास बुझाते नहीं हैं। उसके मुंह पर पानी फेर कर उसके होठों को थोड़ा गीला कर देते हैं, लेकिन उसकी जो असली प्यास है वो बुझाने का काम नहीं करते। इसको तुष्टीकरण कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर समाज का जो है पुष्टिकरण करने का काम करती है। और ऐसे में कांग्रेस अगर भाजपा को तुष्टीकरण वाली पार्टी कहती है तो कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। इससे भी कुछ कहना मुझे जरूरी नहीं लगता है। मुझे लगता है मनीष जी को दोबारा आना चाहिए। तो मनीष जी, दरअसल कांग्रेस के ओवैसी से डर की असली वजह ये है क्या कि अभी तक जो आपकी रणनीति थी जिसको लेकर आपके विरोधी बीजेपी आपको घेरती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण आप लोग करते हैं, अब उसी आपके खेल में आपको मात देने के लिए आपसे भी बड़ा खिलाड़ी आ गया है कि कांग्रेस कह रही है असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, ऐसा है कि कांग्रेस ये इसलिए कहती है क्योंकि आदरणीय प्रेम शुक्ला जी जिस विचारधारा से आते हैं वो 100 साल से क्या काम कर रही है ये देश से छुपा नहीं है। और कांग्रेस वो पार्टी है जो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कहती है। हमने इस देश में संविधान लागू कराया, संविधान बनाया और समानता के अधिकार लेकर आए, हम सेकुलर शब्द लेकर आए उस संविधान में। तो कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण शब्द इस्तेमाल करना, ये जो लोग जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है वही कह सकते हैं। खैर, एकदम स्पष्ट है। आप योगी जी के बयान सुन लीजिए, लगातार रोज वो मुसलमानों की बात करते हैं कि नहीं करते हैं। और अभी सदन में उन्होंने पिछले साल एक बयान दिया, 16 अपराधी पकड़े गए, उसमें अलग अलग जाति धर्मों को लेकर उन्होंने सिर्फ एक मुसलमान का नाम लिया और एक यादव का नाम लिया। तो इस देश में तुष्टीकरण कौन करता है कौन नहीं करता है ये स्पष्ट है एकदम। तो इससे कई बात छुपी नहीं है। मैंने कहा बात जो है वो ओवैसी को लेकर हो रही है। आप यहाँ पर योगी जी और मुस्लिम से आप आगे बढ़कर यादव तक पहुंच गए हैं। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। जरा सा आशुतोष जी के पास लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा। कांग्रेस का तो डर दिख रहा है
तो क्या समाजवादी पार्टी ने अपने डर की काट के तौर पर ओवैसी को साइकिल पर बिठाने का न्योता दे दिया है क्या? साइकिल पर बैठ कर आएंगे यूपी असदुद्दीन ओवैसी, गठबंधन करना चाह रही है समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से? धन्यवाद। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि ये जो तर्क दिया जा रहा है कि फलानी पार्टी से फलानी पार्टी को नुकसान हो जाएगा, ये तर्क उनको दिया जाए जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है और हाल ही के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से 73 से 63 और 63 से 33 सीटों पे गिर गई है। ये तर्क उनको दिया जाए जिनको घबराहट दिख रही है, जिनके खिलाफ जनता खड़ी हो चुकी है। अब लगभग 8 से 9 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं करवा पा रही है। उसको समझ में आ गया है कि नीचे से रिपोर्ट बहुत खतरनाक है, और अगर पंचायत चुनाव हो गया आज उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव से पहले ही आप हमारी इतने समझदार व्यक्ति हैं। इसलिए मेरा सवाल तो आप समझ ही गए होंगे जी। सर मेरा सवाल तो ये था कि अखिलेश यादव ये न्योता क्यों दे रहे हैं साइकिल पर बैठकर आने का? सवाल पे भी आ रहा हूँ। मतलब 2022 में भी आए थे असदुद्दीन ओवैसी तो, लेकिन तब तक तो साइकिल पर बैठाने का कोई ऑफर था नहीं। अब तो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर लिया जाए किसी तरीके से। ओवैसी साहब बस आ जाएं, साइकिल पर बैठ जाएं, साइकिल की सीट खाली है। नहीं देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप ऐसे कयास लगाते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी अपने आप में सक्षम है, लगा रही हूँ। अखिलेश यादव ने कहा है ओवैसी साइकिल पर बैठकर आएंगे, मैं कयास नहीं लगा रही, ये उनका बयान है अखिलेश यादव का। आप फिर मुझे इसका मतलब बता दीजिए अगर आपको लग रहा है मैं कयास लगा रही हूं तो। देखिए, हम ये आपको साफ साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले रूप से सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने के लिए। समाजवादी पार्टी को अभी किसी की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास इतने लीडर हैं, इतने लोगों का समर्थन है कि उन्होंने 2022 में और 2024 में अपनी बढ़ती हुई ताकत को भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया। बहुत लोगों ने कोशिश किया, कभी बिहार बनाने की कोशिश की, कभी बंगाल और महाराष्ट्र बनाने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी का रामशंकर राजभर का बयान आप देख लीजिए, सांसद है पार्टी के, वो कह रहे हैं ओवैसी से गठबंधन होना चाहिए। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन है, वो कह रहे हैं ओवैसी से गठबंधन होना चाहिए। अमित जमाई कह रहे हैं ओवैसी से गठबंधन होना चाहिए, और खुद अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि ओवैसी साइकिल पर बैठकर आएंगे। तो सारे संकेत और सारे बयान तो यही है कि किसी तरीके से ओवैसी के साथ गठबंधन हो जाए, ओवैसी को अपने पाले में ले आया जाए। डर लग रहा है मुस्लिम वोट बिखर जाएगा? रोमाना जी, समाजवादी पार्टी को किसी बात का डर नहीं है। 2022 में लगभग 99 से 100 सीटों पे AIM चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी थी, और लगभग 99 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। टोटल वोट शेयर आया था 0.4%, 0.49, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी 36% के पास थी। नहीं, आपने इतनी रिसर्च की है सर, तो मैं आगे दर्शकों को ये भी बता दूं सर, लेकिन वो 95 सीटें जो सभी हार गई थी, और 94 सीटें जहां जमानत जब्त हुई थी AIMIM की, उनमें से 25 सीटें ऐसी भी थी सर जिनमें AIMIM जो है वो 5000 से लेकर 30-35 हजार तक वोट भी लग गई थी। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में 5000 से लेकर 35,000 तक अगर कोई पार्टी वोट लेकर जा रही है तो वो हार जीत में कितनी निर्णायक भूमिका रखती है, ये मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूं सर, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, और हम इंतजार कर रहे हैं कि AIMIM के गेस्ट हमारे साथ जुड़े। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से रोहित अग्रवाल का रुख करेंगे। रोहित, ये असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उत्तर प्रदेश की जो सियासी फिजा है, उसमें पक्ष विपक्ष के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? ओवैसी से कौन डर रहा है? ओवैसी किसके लिए मजबूरी, किसके लिए जरूरी बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रोमाना जी, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहने लग जाएं कि इसको हैदराबाद वाले को यूपी मत आने देना वरना ये हमें खत्म करके जाएगा, आपने बयान याद भी दिलाया, वो तो पूरा का पूरा साफ सुथरी जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो पूरी की पूरी पूरे देश ने सुनी है, कोई किसी ने छुपा हुआ तो है नहीं। और आप देखिए ना कि ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी साथ में लड़ेगी, और आज क्या हुआ?
कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को समाजवादी पार्टी ने ज्वाइन करवा लिया। तो ये कौन सी मेल का गठबंधन है? तो ये सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी का गठबंधन करना चाहते हैं। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि कौन कितना बड़ा रहनुमा है मुसलमानों का। 70 सालों तक उनको कुचलने वाले, उनको पूरी तरीके से जीवन शैली उनकी खराब करने वाले, उनको गुर्बत में रखने वाले व्यक्ति आज ये परेशान है कि ये मुसलमानों का वोट हमसे छिटक ना जाए। 70 सालों तक मुसलमान समझ चुका है कि कांग्रेस ने उसके साथ क्या किया। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसने इग्नोर की थी? कांग्रेस ने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं इन्होंने लागू की? ये साफ तौर पे दिखाता है पूरी तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों से दरी बिछवाना चाहते हैं। ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं और गठबंधन करना चाहते हैं तो भाई क्या समस्या है? भाई ओवैसी साहब पहली बार तो आ नहीं रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं। अभी आशुतोष जी ने बताया कि कितनी सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हुई थी। कोई बात नहीं भाई, अगर वो आ रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि साहब वो मुसलमानों की बात करते हैं, तो अगर वो मुसलमानों की बात करते हैं और आप कहते हैं कि हम रहनुमा है मुसलमानों के, तो भैया उनको अपने साथ गठबंधन में ले लीजिए। क्योंकि चुनाव के समय आप कहेंगे वो एनडीए की बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भाई अभी तो समय है, अभी आप गठबंधन के अंदर ले लीजिए। बाद में ये ना कहना पड़े ना आपको हारने के बाद कि वो ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ लिया था इसलिए हम हार गए। तो अभी तो समय है। तो बिल्कुल रोहित आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन बातें की हैं यहाँ पर, बहुत ही पॉइंट ऑन बातें आपकी। इस पर मैं जवाब लूंगी। आदिल हसन आ गए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। आज तो आदिल वाकई में बिल्कुल चीफ गेस्ट की तरह आप आए, मतलब पूरा डिबेट शो में केंद्र में आप हैं और आप ही वीआईपी की तरह एंट्री लेट ले रहे हैं। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में तो गजब सियासी धुरंधर आप बने हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा लग रहा है बहुत ही टेरर में आ गए, डर गए हैं एआईएमआईएम से। दूसरी तरफ अखिलेश हैं, कह रहे हैं यूपी आएंगे ओवैसी तो साइकिल पर चढ़कर आएंगे। तो क्या चल रहा है? एआईएमआईएम क्या करने वाली है? मैम, नरेंद्र मोदी जी भी 2014 में आए थे, तेलंगाना से, हैदराबाद से शुरू किए थे चाय पे चर्चा। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम ने उस वक्त भी हराया था। 2019 में भी शुरू किया था यहीं पर। अब 2024 में भी एक मोहतरमा को लड़ाए थे, वो भी मोदी जी तब भी आए थे, तब भी हराए थे। सिर्फ ये कांग्रेस की परेशानी नहीं है, मोदी जी के लिए भी परेशानी है, मोदी जी के लिए भी है। और हम यही बोलना चाहते हैं, हम आएंगे, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम देश को मानने वाले हैं। अरे उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़े, संघर्ष किए। हमारे रियासती सदर हाजी शौकत साहब पूरा घूमते हैं उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद से गाजीपुर तक। जब भी कुछ दिक्कत होता है, जब भी मुसलमानों पर, दलितों पर, किस पर भी अन्याय होता है, सबसे पहली आवाज कह रहे हैं साइकिल पर चढ़कर आएंगे, अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाएंगे, ये पूछ रही हूं मैं। अच्छी बात है। मैम अखिलेश जी अगर मिलाना चाहते हैं तो बात करेंगे बैरिस्टर असद ओवैसी साहब से, उनको संदेश देंगे, अखिलेश भाई को देखेंगे कि अखिलेश, हम लोग का एक लक्ष्य बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी को हराएंगे क्योंकि बीजेपी ने जो नफरत की सौदागरी की है, जो बुलडोजर चलाए, जो योगी आदित्यनाथ जो नफरत का जो बीज बोए हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम जरूर स्प्रे मारेगी। उस नफरत के जो वायरस को इस बार इंशाल्लाह 2027 में जरूर मारेगी। लोकसभा में आपने देखा अयोध्या सीट भाई मुसलमानों को सही नेतृत्व मिल जाए तो अखिलेश यादव की दुकान बंद आप लोग करवा रहे थे। अब अखिलेश की तरफ से जरा सा क्या कह दिया गया कि साइकिल पर चढ़कर आएंगे, तो अब अखिलेश के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है। मतलब कोई धर्म ईमान है आप लोगों का या नहीं? कल तक तो कह रहे थे समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का कब समझ लिया है, प्लास्टिक का कब समझ लिया है, सपा के मुस्लिम नेताओं का मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। कल तक तो आप ही पार्टी के नेता ये सब कह रहे थे और अब आज आप तैयार हो गए जी। अरे मेरी बड़ी बहन, तैयार ऐसे नहीं हुए। यूपीए 1 यूपीए 2 में हम थे, उस वक्त समाजवादी और बसपा नहीं थी, आउटसाइड सपोर्ट दी थी। आप बीजेपी को हराना है ना मैडम। अच्छा। आपने देखा अमित शाह को महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लिए, कोनाट संगमा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उसके साथ सरकार बना लिए। जिस नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, नरेंद्र मोदी उनका डीएनए जांच करा रहे थे, डीएनए सैंपल भेजा गया था गुजरात, उससे जाकर हाथ मिला लिए। कि जाकर इनका कोई धर्म है क्या मैडम? हम तो बोलते हैं मुसलमानों को हिस्सेदारी दो, दलितों को हिस्सेदारी दो। बहन जी हम चाहते हैं, मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बने। काशीराम के हम लोग मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब अंबेडकर के साथ जय भीम और जय मीम का नारा पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पहले किसी ने नहीं लगाया था, मेरे नेता ने लगाया था।
हम तो तेजस्वी के भी दरवाजे पे गए थे कि भाई मिलके लड़ो, भाजपा को हराओ, लेकिन अहंकार गुरूर को कौन संभाल सकता है। हम तो बोलते हैं, झारखंड में भी हमने बोला था, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी हो हर जगह, ताकि मजलूमों की हम आवाज बने। आज हैदराबाद मेरे साथ विशाल मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जरा सा विशाल मिश्रा जी का रुख करते हैं। विशाल मिश्रा जी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सेकंड मेरी बहन, अच्छा ले लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। ठीक मैम, 10 सेकंड। अब मेरे जो चौधरी चरण सिंह के जो ग्रैंडसन हैं, अब वो भाजपा में चले गए, वही समझ में नहीं आ रहा है। अजीत चौधरी जी के साथ जो व्यवहार हुआ था वो नहीं, उनके पर लाठियां चली थी जयंत चौधरी साहब पर, तब भी भाजपा में चले गए। जबकि अखिलेश जी के साथ अलायंस पे लड़े थे, राज्यसभा भी दे दिया गया था, सब कुछ हुआ था, तब भी चले गए। तो अब क्या बोल सकते हैं मैम, हम भाजपा के खिलाफ थे, हैं और क़यामत की सुबह तक रहेंगे। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। अब मैं विशाल जी का रुख करती हूँ। विशाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कोई नई राजनीतिक धुरी बन पाएंगे? देखिए रोमाना जी, जो जहां तक थोड़ी सी आवाज धीमे आ रही है, लेकिन जहां तक मैं सुन पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कौन किससे गठबंधन करता है वो माने नहीं रखता है रोमाना जी। यहाँ पर बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ये बहुत भली भांति देख चुकी है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश कभी पहचान की मोहताज हुआ करता था, आज डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में, और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था का राज है, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, गाँव में बिजली पहुँच रही है, बहन बेटियाँ हमारी सुरक्षित हैं। आज वहाँ पर विरासत के साथ विकास की बात की जा रही है, जहाँ पे लोगों के हृदय में गौरव का भाव जग चुका है। जन कल्याण, अभी आप देखिए, अभी जो बजट आया है पिछले 8-9 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश में प्रगति हुई है, अभी 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट है। प्रति व्यक्ति आय लोगों की दुगनी हो चुकी है। तो जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो उत्तर प्रदेश की जनता है बहुत अच्छे से समझ रही है कि कौन विकास कर रहा है, कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, कौन जो है। अभी समाजवादी पार्टी की भी जो है सम्मानित प्रवक्ता बैठते हुए हैं। समाजवाद तो जो है बात करता था, त्याग की बात करता था, नैतिक आदर्शों की बात करता था, लेकिन आज इनके जो समाजवाद की जो है पार्टी का जो है जो कंसेप्ट है वो जो है वंशवाद, सुविधाजनक और किस प्रकार से अपना निजी साम्राज्य क्रिएट किया जाए उसकी बात कर रहा है। और रही बात अन्य दलों की, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये बहुत भली भांति समझ चुकी है। हाँ ठीक है, वो अपने वो जो कहते नहीं, वो जो है सपने देखना चाहिए, ठीक है, लोकतंत्र है, सपने भी देखिए, लोकतंत्र में सबको लड़ने का हक भी है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन जहां तक इस प्रकार की बात है कि कोई किससे गठबंधन करके और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला रोमाना जी कदापि नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है। आज उत्तर प्रदेश का जो है मतलब मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं चर्चा आगे बढ़ा लेती हूँ सर। एक बार दोबारा से जो राजनीतिक मेहमान है उनका रुख करते हैं। आपने राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी को सुना, मैं दोबारा से जरा पॉलिटिकल गेस्ट का रुख करती हूँ। मैं मनीष जी का रुख कर रही हूँ जरा। मनीष जी, वो कहते हैं ना कि साहब दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अभी बिहार में जो हाल हुआ है, मतलब कहाँ तो एआईएमआईएम कह रही थी कि साहब हमें दे दो 5 सीटें, हमें भी अपने साथ शामिल कर लो, आप लोगों ने किया नहीं। हालत क्या हुई, सबसे ज्यादा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। एआईएमआईएम बिहार के अंदर कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गई। आप लोग 4 सीटों पर सिमट गए सर, उन्होंने 5 सीटें जीत ली। तो उससे सबक लेते हुए ये डर समझ में आता है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन क्या कांग्रेस सुधार करेगी? क्या एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन में शामिल होगा? देखिए, ये तो एक नैरेटिव बिल्डिंग है ना कि एआईएम का डर, उसको अगर आप 100 बार कहिएगा तो नैरेटिव बिल्ड नहीं होगा। नैरेटिव बिल्डिंग मैं नहीं कर रही हूँ सर, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आपको ऑफिशियल बयान दिया उन्होंने? सर मैं सुनवा दूं क्या आपको? सर मैं वो बयान सुनवा दूं क्या? मैं बयान सुनवा दूं क्या सर? वो कह रहे हैं वहां पर कोई इमरान मसूद से खड़े होकर कह रहे हैं उसको आने मत देना, वो आएगा तो हमको खत्म कर देगा। हो रही थी, आपको ऑफिशियल बयान दिया उन्होंने? नहीं दिया सर, वो बयान रिकॉर्ड हुआ है कैमरे पर। हाँ। अरे भाई क्या रिकॉर्ड हुआ, क्या बात चल रही थी, आप कैसे जानती है? आप तो किसी 2 लोगों की बात में घुसकर एक कान लगाए हैं कि आप एक लाइन में आवा कि एक लाइन को लेकर भाग गए। नहीं, गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए सर। सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर अगर लोग बात कर रहे हैं और ये जानते बूझते हैं कि वहां पर मीडिया मौजूद है और वहां पर मीडिया रिकॉर्ड करती है नेताओं के बयानों को, तो ये कोई 2 लोगों की क्लोज डोर के पीछे हो रही बातचीत नहीं है। मतलब अब आपकी पोल खुल गई है, आपका डर सर। मनीष जी, आपका डर अगर खुलकर सामने आ रहा है सर, तो फिर ऐसे बौखलाइए तो
ऐसे बौखलाइए तो मत सर, मैं समझ रही हूँ जब इंसान ज्यादा डरा हुआ होता है तो वो ज्यादा चीखता चिल्लाता है, पर इतना मत चीखिए सर, आराम से अपनी बात रखिए। मैं समझ रही हूँ सर, जब इंसान डरता है तो फिर वो सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है। करने की कोशिश कर रहा है, ये आपके बार बार मेरी बात काटने से समझ में आ जा रहा है कि कौन यहाँ क्या कर रहा है, ये एकदम स्पष्ट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बीच में रोक रही हैं। अभी इसके पहले राजनीतिक विश्लेषक महोदय थे, उनसे आपने पूछा मुसलमानों पर और ओवैसी बोलने के लिए, वो भाजपा और दिल्ली का गाना गाने लगे विकास का, आपने एक बार नहीं रोका उनको कि नहीं साहब सवाल का जवाब दीजिए, वो लगातार दूसरे गाना कर रहे। तो आप रोकिए मत, आपने मुझसे सवाल किया, मुझसे जवाब सुनिए। अगर आप जवाब नहीं सुनेंगी पर सर आप मेरे सवाल को तो निगेट मत कीजिए ना, आप ये तो मत कहिए ना कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, आप ये तो मत कहिए ना कि भाई वो तो दो लोगों की पर्सनल बात थी। आप गलत बयानी तो मत कीजिए ना सर, आप गलत बयानी तो मत कीजिए। आप तय नहीं करेंगी, मुझे बोलने दीजिए ना, आपने अपना सवाल आप प्लीज बोलिए सर, आप प्लीज बोलिए, लेकिन आप मेरे सवाल को लेकर मुझे कटघरे में मत खड़ा कीजिए। नहीं, क्यों ये कहां लिखा हुआ कि मैं आपके सवाल से सहमत हो जाऊंगा? आप सवाल से सहमत मत होइए सर, लेकिन मेरे सवाल को आप खारिज तो नहीं कर सकते ना ऐसे कि जैसे मैं गलत बयानी कर रही हूँ। आप कह रहे मैं नैरेटिव बिल्ड कर रही हूँ, आप ये तो मत कहिए कि मैं नैरेटिव बिल्ड कर रही हूँ। नहीं सर, मैं नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रही हूँ सर, मैं नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रही हूँ। नहीं, आप मुझ पर ये इल्जाम लगाएंगे कि मैं नैरेटिव बिल्ड कर रही हूँ, मैं नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आपसे एक बात आपने मुझसे सवाल आ रही हूँ, एक सेकंड। सब्र से 1 मिनट 1.5 मिनट जितना आप मुझे देना चाहती हैं, आप किसी को 4 मिनट दीजिए, अगर मुझे 1 मिनट देना चाहती है तो मुझे बोलने दीजिए। तो आप बोल लीजिए सर, आप बोल लीजिए सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दो लोगों के बीच बात, अगर आप उन्होंने ओएबीपी या किसी को ऑफिशियल बयान तो दिया नहीं, एक कोई आदमी अगर 20 मिनट आपस में खड़े होकर बात कर रहा है और आप एक लाइन को लेकर उड़ जा रहे हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके आप समझिए, ये मेरा वर्जन है, आप मत मानिए उसको, आप अपनी बात कहिए, लेकिन मुझे अपना कहने देंगी ना। मैं आपके सवाल से और आप जो कह रही है पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता। आप दूसरी बात सुनिए, जो मैं बार बार यहां पर कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के केंद्र के और इस पूरे देश के हेमंत बिश्वा शर्मा से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर 1000 बयान बता दूंगा आपको जो एंटी मुस्लिम होते हैं, जो भाजपा के लोग देते हैं, तो हिंदू तुष्टीकरण करते हैं, इसमें कहां कोई बात छुपी हुई है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं आपको बाइट्स भेज दूंगा। ओवैसी जी लगातार मुसलमान करते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, इससे बात कहां छुपी हुई है? इसमें कोई छुपी नहीं। और आपके यहाँ कुछ लोग एक भाजपा से जुड़े हुए दलों का एक बहुत अच्छा काम होता है, एक ढेला उठाओ, फेंको और भाग जाओ, उसके जवाब मत सुनो। ये सच्चा कमेटी की बात कर रहे थे, पढ़ा है सच्चा कमेटी को उन्होंने, जो भी बात कर रहा था यहाँ पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जो भी कर रहा था। 76 रिकमेंडेशन उनकी आई थी, 72 को हमने स्वीकार कर लिया था। क्या बात करेंगे सच्चा कमेटी की? तो बिना जाने बिना पढ़े किसी बात को उछाल कर भागा नहीं जा सकता है। कांग्रेस हमेशा इस बात को लेकर, कांग्रेस देखिए बीच में, अगर मैं बीच में बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर डिबेट नहीं हो पाएगी, फिर डिबेट जवाब रोहित जी से कहिए, फिर मैं बोलूंगा, फिर रह जाएंगे। रोहित जी आपकी बात समझ में नहीं आ रही है सर, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ नॉइज आ रहा है, सिर्फ नॉइज आ रहा है सर, शोर आ रहा है। 1 सेकंड मनीष जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी खत्म कीजिए सर, उसके बाद में आगे बढ़े जल्दी से। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक हिंदू तुष्टीकरण कर रहा है, एक मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, और उनके बयान मीडिया में लगातार हैं, आप ही लोग दिखाते रहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो सवाल इस बात का है कि हम जिस मिशन को लेकर चले हैं, जिस आइडियोलॉजी को लेकर चले हैं, हम उस पर चल रहे हैं और हमें कोई डर नहीं है। हम अपना लगातार काम भारत के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, आपने विस्तार से अपनी बात रख दी। बस मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि सर अगर आपकी मुलाकात हो पाए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो उनसे जरूर कहिएगा कि इस तरीके की बातें सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर ना कहा करें, और इस तरीके की अगर गोपनीय बातें होती हैं, दिल में कोई डर होता है, तो वो खुलेआम संसद परिसर में खड़े होकर इस तरीके से डिस्कस ना किया करें सर, कि वो कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाए और फिर अगर हम उसको सामने रखें तो आप लोग ये कहकर अपना पिंड छुड़ाएं कि साहब आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। जो होता है हम वो दिखा देते हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ मैं आदिल, लेकिन उससे पहले जरा प्रेम शुक्ला जी करो करती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अभी भी कुल मिलाकर यहां पर आपके विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये नूरा कुश्ती करते हैं। रोमाना जी, अभी श्रीमान मनीष सिंधवी जी कह रहे थे जी कि ये जो है तुष्टीकरण नहीं करते। अभी जो है रेवंत रेड्डी, इनके मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, वो एक चुनाव क्या जीत गए जुबली हिल के, वो कह रहे थे कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं। श्रीमान राहुल गांधी का एक बयान जो है नदीम जावेद ने मीडिया तक पहुंचाया था, जिसमें स्वयं राहुल गांधी ने कहा था कि मुसलमानों की पार्टी हैं। श्रीमान कमलनाथ, इनके मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी मध्य प्रदेश के थे, वो मुसलमानों की मीटिंग में बैठकर कह रहे थे कि 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कर्नाटक में स्कीम बनाते हैं सिर्फ मुसलमानों को लोन दिए जाने की। तो साहब मुस्लिम तुष्टीकरण करें ये और आरोप लगाएं दूसरों पर,
इसका क्या औचित्य है? दूसरी बात जो है, अभी जो है एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कहा, आपके सामने स्पष्टता से कहा, और लगभग उनका यही, उनके हर प्रवक्ता का यही बयान होता है बीजेपी को कि कयामत की सुबह तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ सकते। सही, कयामत की सुबह तक, आज 2 दिन 4 दिन 8 दिन 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल नहीं, उनका कहना है कि कयामत की सुबह तक नहीं आ सकते। और अभी स्वयं जो है एमआईएम के प्रवक्ता ने बताया कि यूपीए 1 यूपीए 2 में जब सपा बसपा कांग्रेस के साथ नहीं थी तब भी एमआईएम जो है कांग्रेस के साथ थी। ये फैक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। तेलंगाना में एमआईएम के साथ है कांग्रेस पार्टी आज भी, तो भाई कांग्रेस टीम भी हमारी है और गले लगाए टहल रही है कांग्रेस। अभी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र आदरणीय अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारी साइकिल पर बैठकर एमआईएम चलेगी, साइकिल पर इनके बैठ के जाएगी, बी टीम हमारी है। हमारी बी टीम को तो आप साइकिल पर क्यों बैठा के टहल रहे हैं साहब? सही बात है, आप साइकिल लिए क्यों टहल रहे हैं? हमारी बी टीम है ना, वो छोड़ दीजिए उसको, हमारी बी टीम है ना। तो कांग्रेस ने उसको जो है उसके साथ समझौता क्यों करना, गठबंधन क्यों करना, क्या बात है? जवाब लेती हूँ, लेकिन ये कहेंगे बी टीम हमारी, लेकिन कारण उसका एक सही कह रहे हैं चलिए जी। रोमाना जी और 10 सेकंड दे देंगे तो बात हो जाएगी। 10 सेकंड और दे देंगे तो मेरी सारी बात आ जाएगी। देखिए, एक फैक्ट है जो सामने दिखाई दे रहा है कि जहां पर मुसलमानों को मौका मिलता है उसकी पहली चॉइस एमआईएम हो गई है। जैसे बिहार में 5 एमआईएम के प्रत्याशी जीते और 6 कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। अभी महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, 29 महानगर पालिकाओं में 125 प्रत्याशी, मैंने भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और कांग्रेस के बाद चौथे नंबर की पार्टी शिवसेना, यूबीटी से बड़ी पार्टी एमआईएम बनी है। समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र से साफ कर दिया है एमआईएम ने, तेलंगाना में उसको इस तरह से सफलता मिली है और बिहार में सफलता मिली। तो कुछ राज्यों में एमआईएम को सफलताएं मिली हैं। इसको देखकर एमआईएम को गले लगाने के लिए व्याकुलता वो कांग्रेस में भी बड़ी है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से कि उसको घुसने मत देना। और एमआईएम के प्रति जो है आकर्षण समाजवादी पार्टी में, जिसको रामशंकर राजभर ने बाकायदा अखिलेश यादव की सभा से निकलने के बाद कहा, बिल्कुल जिस तरह की अमीक जमई का बयान आया, वो साफ तौर पर बताता है कि आकर्षण एमआईएम के प्रति ये आकर्षित हुए हैं, ये सब चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैंने भी ये सारे नाम लिए, रामशंकर राजभर, अमीक जमाई और डॉक्टर एसटी हसन, ये सब। और अब तो खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो यूपी में साइकिल पर बैठकर आएंगे। मतलब इससे बड़ा और क्या बयान हो सकता है? आ रही हूँ आदिल, आप ही के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आशुतोष वर्मा से हम ये समझना चाहते हैं कि 2022 का यहाँ पर आप मुझे आंकड़ा बता रहे थे, लेकिन ये जो आंकड़े अभी प्रेम शुक्ला जी ने रखे हैं ना, मतलब 2022 के बाद अब जब यूपी में चुनाव 2027 में होगा, तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा ना। और ये तो बदले हुए ओवैसी हैं, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जिस तरीके से ये मुस्लिम नेतृत्व का चेहरा बनते जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ओवैसी को अपने पाले में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश अब सो कॉल्ड सेकुलर या फिर सो कॉल्ड मुस्लिम वोटों की जो पार्टी रही है उनमें देखने के लिए मिल रहा है। आशुतोष जी, रोमाना जी, तर्क बड़ा अजीब सा है। चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में और तर्क दिया जा रहा है महाराष्ट्र का, और आप कह रही हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने कहा 2022 के, मैंने बात करी तो CSDS लोक नीति ने 2024 का भी पोस्ट पोल सर्वे बताया है, आपके चैनल पर भी चला है कि 2022 में 79% मतलब 79% और 2024 में 92% मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब बताइए, सर, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैंने सर बिहार और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में हमने 4 टिकट यहाँ पर मिसाल मेरी बात नहीं, मैं आपको रोमाना सर, इकरा हसन आपकी पार्टी की सांसद है। मैं आ जाऊं, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ सर कि उन्हीं के बारे में बता रहा जो एआईएमआईएम में दरअसल जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां एआईएमआईएम जीत रही है। ये एक नया पैटर्न सामने निकल कर आ रहा है। बिहार के अंदर सीमांचल आप देख लीजिए, वहां पर महाराष्ट्र के अंदर भी मुस्लिम पॉकेट्स। जी रोमाना जी, हम आ जाए ना उत्तर, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप काटिएगा, ठीक है? तो मैंने आपके ही लोग, जैसे जो पत्रकार लोग CS जो सर्वे दिया वो मैंने बता दिया। अब मैं इकरा हसन की बात कर रहा था। इकरा हसन, मोबिउल्लाह नदवी, जियाउर रहमान, अफजाल अंसारी 4 टिकट दिए, 4 में चारों समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीत के आए 2024 में। 2022 में
सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, भदोही, मतलब पश्चिम से लेके मध्य उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हमारे 2 दर्जन से भी ज़्यादा मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत के आए। और ये वो सारी सीटें थे जहां AIM लड़ी थी, उसको भी आप नहीं मान रही हैं। लेकिन आप महाराष्ट्र और बिहार के बारे में उत्तर प्रदेश की तुलना आशुतोष जी, चलिए आशुतोष जी, यूपी की बात कर लेते हैं। अब आपने इतनी सीटें गिना दी, एक सेकंड, आपने इतनी सीटें गिना दी, आपने इतनी सीटें गिना दी, मैं भी कुछ लेकर आई हूँ सर सीट, कुर्सी, बिजनौर, जिले गिनाए, नकोड़, नहीं गिनाई। मैं तो सर सीटें गिना रही हूँ आपको। कुर्सी, बिजनौर, नकोड़ जो सहारनपुर में पड़ती है सर, सुल्तानपुर, शाहगंज, मुरादाबाद नगर की सीट, ओराई सीट, सर ये 2022, और ये मैं वो आपको विधानसभा सीटें गिना रही हूँ सर जहां पर समाजवादी पार्टी हारी, और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार के हार का अंतर था उससे ज्यादा वोट जो है वो AIMIM लेकर गई। ये 2022 की बात है सर। और अब ये AIMIM जो है वो मुसलमानों के अंदर एक बिग फोर्स के तौर पर उभर रही है सर, और पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो मुस्लिम वोटर के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। ये इस वजह से इस जी आपका तर्क नहीं, एक मिनट रोमाना जी, मुझे इस पे आपका तर्क सही है कि AIM 2022 में अच्छा कर रही है। भाई पार्टी है, इस देश की राजनीतिक पार्टी, क्यों नहीं काम करेगी? अगर लोगों के बीच में मतलब की बात करेंगी, बात करनी चाहिए, हमें उससे परेशानी। लेकिन तर्क यहां आता है, आप 2022 की बात करती हैं, मैं कहता हूं 2024 में समाजवादी पार्टी 5 सीटों से लेके 37 सीट और गठबंधन के साथ 41 सीट में आई, तो किसकी हालत खराब हुई? भारतीय जनता पार्टी की। किसको हराया? भारतीय जनता पार्टी को। तब भी AIM लड़ रही थी, तब भी PDM लगा के लड़ रही थी, लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का साथ दिया, और इस देश में भारतीय जनता पार्टी का अगर रथ कहीं रुका तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने रोका। इस बात को आप कहीं पुष्टि नहीं कर सकती। हमारे मतदाताओं के लिए आप उनका जो भी समर्थन है आप कम नहीं कर सकती कि कोई और पार्टी आके समाजवादी पार्टी को डरा रही है। नहीं सर, समाजवादी पार्टी को ना किसी से अगर मैं आपके तर्क से चलूं, भारतीय जनता पार्टी का डर है कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से AIMIM बिल्कुल इनइफेक्टिव पार्टी है सर, तो फिर ऐसी इनइफेक्टिव, ऐसी बेकार पार्टी जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसे साइकिल की सीट क्यों दे रहे हैं सर? साइकिल पर क्यों बैठा रहे हैं? देखिए माना जी, देखिए ना, आप बातों को और व्यंग्यात्मक चीज़ों को, कमेंट को अगर आप ना समझ पे उसको तूल पकड़ के बैठी हैं तो उसका हमें कोई इलाज नहीं। वो क्या चीज़ था, क्या पत्रकार पूछ रहा था, आप ही की चैनल का पत्रकार था, उससे पूछिए किस व्यंग में और किस तरीके से अखिलेश जी ने बोला है। मुझे लगता है इसको तो ये सटायर तो समझना चाहिए, लेकिन अगर आप उस पर पूरा डिबेट कर सकती हैं और ये बता सकती हैं कि भारतीय समाजवादी पार्टी डर गई है, तब तो फिर अब इसका भगवान ही मालिक है। रामशंकर राजभर भी सटायर कर रहे थे, ST हसन भी सटायर कर रहे थे सर, सांसद, पूर्व सांसद आपके सर। नहीं देखिए, राजनीति में आपके यहाँ ज्यादातर नेता सब सटायर कर रहे हैं सर, कॉमेडी चल रही है जी। नहीं हाँ। तो नहीं, कॉमेडी तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आई क्या हुआ। देखिए, रामशंकर राजभर हो या अमीक जमई हो या जो प्रवक्ता है ST हसन हो, पूर्व सांसद है, जितने भी लीडर हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ पर्ची से कुछ नहीं होता है। अच्छा। वो अपनी जो बातें हैं वो रखते हैं। तो क्या हम नगण्य नहीं कर रहे हैं? हम कह रहे हैं AIM पार्टी है, हम उसके बारे में बात करते हैं, हम सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कह रहे हैं कि आओ हमारी साइकिल पे बैठो और चल दो हमारे साथ और हम ही तुम्हारे साथ चलेंगे वरना हम हार जाएंगे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसमें मेरा भी तर्क रखता है, इसमें जितने भी लोग हैं वो अपने अपने बारे में बात करते हैं। मैं तो आदिल हसन साहब को देख रही हूँ, मैं तो आदिल हसन साहब से देख रही हूँ कि जब शो शुरू हुआ आज तो मैंने कहा कि साहब आप भी सबसे बड़े VIP हैं, हर कोई या तो आपसे खौफ खा रहा है या आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहा है। लेकिन अब देखिए, मतलब करीब आधे घंटे के शो के बाद वो कहते हैं ना, मियाँ सीधे अर्श से फर्श पर। ये हालत आदिल हसन साहब इस शो में ही आपकी कर दी है, सो कॉल्ड इन सेक्युलर पार्टीज ने। मुझे लग नहीं रहा है कि ये खुले मन से आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। नहीं सर, एक मिनट, अब आदिल हसन साहब को बोलने तो दीजिए। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं कर रहे हैं, सम्मान है यहाँ पर, अपने पे करें। बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ये तो मैं मान रही हूँ। बिल्कुल आदिल जी। मैम ठीक है, तो मैम इकरा बाजी जो हैं और ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, अफजाल साहब हैं और एक जो MP हैं, इस बार खड़ा कर देंगे, नाहिद हसन साहब के खिलाफ खड़ा कर देंगे, तब पता चल जाएगा इनको क्या है। अरे ऐसा अहंकार की भाषा मत बोलिए
4 मुसलमान का एसटी सीट काट के दूसरे को आप देते हैं, 20% मुसलमानों की आबादी और 4 एमपी बनता है, घर में भैया भाभी भतीजा भतीजी एमपी बनता है, तो हम इस पर बोले भी नहीं क्या? मुसलमानों के मुद्दे पर जब अखलाक के घर में हम नहीं जाएं, क्या आप नहीं जाइएगा तो हम नहीं जाएंगे? हम आजम खान को अकेले छोड़ देंगे? आफरीन के घर में बुलडोजर चला, हम उसको अकेले छोड़ देंगे? हम बोलेंगे, हम संबल आपकी तरह नहीं गए अखिलेश जी कि संबल हम नहीं जाए, हम तो बोलेंगे मैडम। इनको दिक्कत है कि मुसलमानों की आवाज नहीं हो। अबू आजमी के कंस्टिट्यूएंसी में ड्रग ऐसे दिखता है, लगता है कि झालमुड़ी बिक रहा है। सब हराया एमआईएम के लोगों ने, एमआईएम का कॉर्पोरेटर वहां जीता, हमने बीएमसी का घटक नेता एक दलित हिंदू को बनाया, हमने नागपुर में 7 सीट जीता। यही गुरूर, यही तकब्बुर तो तेजस्वी यादव को था। और जो कांग्रेस बिहार में जो जीती है, जो किशनगंज का एमएलए वो एमआईएम का कैंडिडेट था ये। और अमेठी किसने जिताया? वायनाड किसने जिताया? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किसकी पार्टी है? बदरुद्दीन अजमल के साथ इन्होंने क्यों अलायंस किया था? इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा हमने भेजा, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में हमने वोट दिया, अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, मेरी मदद लिया। रेवंत रेड्डी साहब आज निजामाबाद में मेयर बना तो एमआईएम की मदद से कांग्रेस का मेयर बना। और जहां जहां बीजेपी को हराना है तेलंगाना में, मेरे कॉर्पोरेटर के चलते आज कांग्रेस वहां बना रही है। इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, इतना अहंकार कांग्रेसी प्रवक्ता को रेवंत रेड्डी हाउस में बोलते हैं कि अकबर ओवैसी साहब जैसा लीडर नहीं है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ा भाई है। हाँ मैम, इनको भी जान तो मैम ठीक है, सुनिए मैम, इनको भी बता दे रहे हैं, ये अहंकार नहीं रखे। समाजवादी पार्टी 5 सीट पे आगे थे, 5 पे आगे थे, समझे? आजमगढ़ भी कौन जीता है इनको पता होना चाहिए, डिम्पल भाभी को भी कौन जीता है ये भी पता होना चाहिए। और हमने आपकी तरह नहीं है, मुलायम सिंह ने बोला था पार्लियामेंट में कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। पद्म श्री मोदी से हम नहीं लिए थे, हम नरेंद्र मोदी का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। बोलते हैं कि ट्रंप क्यों डिक्टेट कर रहा है, क्यों बांग्लादेश को 0% टैरिफ मिल रहा है और भारत को 18% मिल रहा है। हम ये बोलते हैं कि ईरान से क्यों तेल नहीं खरीदेंगे, रसिया से क्यों नहीं खरीदेंगे। हम पूछते हैं नरेंद्र मोदी से आंख मिला के कि कौन है व्हाइट हाउस का जो गोरी चमड़ी जो डिक्टेट करता है भारत के फॉरेन पॉलिसी को। हम तो हक बात बोलते हैं ना मैडम, इसीलिए जनता जिता रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में जिताई, बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, इंशाल्लाह बंगाल भी फतह करेंगे। मुझे एक बात बताइए आदिल कि आप इतने मुखर तरीके उत्तर प्रदेश भी फतह करेंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए, इतने मुखर तरीके से आप बीजेपी का विरोध करते हैं ना, इस शो में बैठकर भी आपने कितनी बार कह दिया कि साहब हमें तो बीजेपी को हराना है। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं आप जब बीजेपी पर निशाना साधे, और आप कोई ऐसा मौका भी नहीं छोड़ते हैं जब अपनी तरफ से ये कोशिश न करें कि वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर अलायंस हो रहा है उसमें आप शामिल हो जाएं। लेकिन तब भी ये सेक्युलर पार्टीज के लिए एआईएमआईएम जो है वो अनटचेबल क्यों है, और आप लोगों पर से ये बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा ये क्यों नहीं हटता है? मैम इनसे बड़ा मतलबी, इनसे बड़ा मक्कार और यार कौन हो सकता है? बतलाए ना इस देश में कि जगन जी वाईएसआर साहब की सरकार में किससे मदद ली गई, रोसैया जी की सरकार में किससे मदद ली गई, किरण कुमार रेड्डी की सरकार में किससे मदद ली गई, इमरान प्रतापगढ़ी किसके वोट से जीता राज्यसभा? पूछिए। अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव में हमारा क्यों वोट लिया गया? आज निजामाबाद में मेयर बना कांग्रेस का तो एमआईएम के चलते। इंदिरा गांधी दारुसलाम 1977 में आई थी, एमआईएम का हेडक्वार्टर में आई थी। अरे इतना अहंकार, इतना, अरे शहजादे से पूछिए वायनाड किसने जिताया, पूछिए अमेठी किसने जिताया। इतना अहंकार नहीं अच्छा लगता है मैडम। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बोलिए कि गुलबर्गा गुलाबों का शहर था, वहां पर खड़ा कर देते ना तो पूर्व सांसद हो जाते। अगर ये व्यक्तिगत होंगे तो कांग्रेस पे सबसे ज्यादा अहंकार को तोड़े समाजवादी और कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब दे देती हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता जो है, नहीं वो जो आप नाम ले रहे हैं अमेठी और वायनाड जो नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसी को वो व्यक्तिगत कह रहे हैं, लेकिन वो तो इसको सीधे चुनाव से जोड़ रहे हैं ना मनीष जी, और वो कह रहे हैं कि आप लोगों का अहंकार बोलता है, आप लोगों का अहंकार बोलता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो समझ में आ गया मनीष जी। सुनिए, इन्होंने मैडम इन्होंने हैदराबाद में, रोमाना जी 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद जीत रहे हैं। कांग्रेसी हमेशा कैंडिडेट देता है, हराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, चारमीनार में 5000 वोट नहीं आता है, चंद्रयान गुट्टा में 2000 वोट कांग्रेसी को नहीं आता है। 99,000 वोट से मनीष जी, ये हमारी पहचान है। अहंकार है सेक्युलर पार्टियों का, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों का, जवाब दीजिए। मुसलमानों को हिस्सा देने में दिक्कत होता है। इनको कहिए चुप हो जाए तो अपनी बात जी 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 अपनी बात रखिए, अब आपका समय। रोमाना जी, मुझे लगता है इस शोरगुल में बात गुम हो गई, बात दूसरी तरफ चली गई। ये अमेठी और वायनाड पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं, राजनीतिक दल है जो जहां लड़ता रहे। मेरी जो शहजादे शब्द था उस पर मेरा ऑब्जेक्शन था कि व्यक्तिगत ना हुआ जाए, फिर मैं भी व्यक्तिगत होऊंगा, फिर बात डिबेट खराब होगी। आपकी अच्छी डिबेट चल रही है, हम लोग डिबेट करें, व्यक्तिगत ना हो और शब्दों पर ध्यान रखें।
एक बात, दूसरी बात यहाँ पर अब बात शुरू करते हैं वो अहंकार की। इस डिबेट को देखने वाले तमाम लोग जो आपके दर्शक हैं, जो माननीय दर्शक हैं, वो भाषा से समझ रहे होंगे, बात करने के लहजे से समझ रहे होंगे कि अहंकार किसको हो रहा है और कौन कर रहा है। कांग्रेस एक बात बहुत साफ कह रही है आपके बीच में कि 2020 में जिस बार बार बिहार की बात की जाती, सीमांचल की 5 सीटें इन्होंने जीती थी, 1.3% वोट इनको मिला था। 22 में उनमें से 4 विधायक टूटकर चले गए आरजेडी के साथ, फिर एक बचा, और फिर 2025 में फिर वही 5 सीटें जीती गई। तो ऐसा नहीं कि कोई इनका वहां पर बहुत बेस बढ़ गया है, अभी भी 2% के नीचे इनका वोट शेयर है। हालांकि मैं इस बात को बहुत ही आदर के साथ कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दल है, इनका काम है, जहां लड़ना चाहते हैं लड़े, कोई इसको रोको, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो एआई, ये पूरा एक बिल्ड हो रहा है एआईएम हर चुनाव के पहले होता है, पहली बार नहीं होता है। ये 22 में भी हो रहा था, ये 19 में भी करने की कोशिश की जा रही थी, 24 में भी हो रहा था। और हम बार बार इस बात को कहते हैं, रोमाना जी एक लाइन से अपनी बात खत्म करूंगा कि एक मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, एक हिंदू तुष्टीकरण कर रहा है, और यहाँ पर जितने माननीय दर्शक बैठे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को कि इन दोनों के तुष्टीकरण से फायदा किसको मिल रहा है, एक ही दूसरे को तो मिल रहा है। ठीक है, नहीं आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात, आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं, ये आप पहले भी कह चुके हैं। मुझे रोहित अग्रवाल के पास जाना है, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रोहित की नूरा कुश्ती है, एक हिंदू तुष्टीकरण, एक मुस्लिम तुष्टीकरण, ये कहकर एआईएमआईएम को खारिज किया जा सकता है क्या, रोहित अग्रवाल? देखिए रोमाना जी, एक बात बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो गई है कि जब आप जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करते हो तो आपकी हालत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी हो जाती है। क्योंकि एक कह रहा है कि आधे घंटे तक मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर अपने ही सांसद से बात सड़क पे कर रहे थे, जिसमें से एक लाइन निकाल ली गई, जबकि सत्य यह है कि वो कुल उतना ही उन्होंने बोला था जो कि रिकॉर्ड हो गया। और एक कह रहा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजाक कर रहे थे, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाते हैं, वहां पे मजाक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। तो स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं कि आप जब जाति और धर्म के नाम पे अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हो ना, अपना ट्रैक बना लेते हो, तब आपकी स्थिति क्या हो जाती है कि एआईएमआईएम जैसी पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि अखिलेश यादव को जरूरत हो तो आके हमसे बात करे, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो मुसलमानों की बात करते हैं। सीना ठोक के कह रही है वो कि हम मुसलमानों की बात करते हैं, अखिलेश यादव को गरज हो तो आके मुझसे बात करें। देखिए अभी तो कम से कम यही नजर आ रहा है कि ओवैसी की आहट को लेकर विपक्ष में घबराहट तो है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वो 19% उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर है वो कितना निर्णायक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साबित होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर को लेकर ये सियासी बिसात यकीनन और दिलचस्प होती जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।